वेरी गुड मॉर्निंग जी, सत श्रीकाल। सेल्स ऑफ गुड्स एट के रिगार्डिंग आज हम लोग फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। सेक्शन 31 जो चैप्टर 4 है उसमें परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग हम बात की गई है कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म करना है। सेक्शन 31 जो है वो जनरल सेक्शन है, वो सिर्फ सेलर और बायर की ड्यूटी के बारे में बात कर रहा है कि जो सेलर है उसकी ड्यूटी है कि वो गुड्स को डिलीवर करेगा एंड बायर की ड्यूटी है कि वो जब डिलीवर करेगा तो उसको पेमेंट भी करेगा सेलर को, टू पे फॉर देम एंड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हालांकि ये दिस इज़ द जनरल रूल, ऑल्दो इसकी जो एक्सेप्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट के खुद के जो टर्म्स हैं उसमें अदरवाइज़ भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाँ भी जो पेमेंट है वो बाद में करेंगे या डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में होगी। दिस इज़ द जनरल रूल सेक्शन 31 में। सेक्शन 32 क्या करेगी, पेमेंट और जो डिलीवरी है वो कॉन्करेंट कंडीशन है। जनरल रूल 32 में बिल्कुल दिया गया है फर्स्ट लाइन में कि डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशन। जैसे ही आप किसी को गुड्स डिलीवर करोगे तो ऑन द स्पॉट ही बायर को पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अदरवाइज अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मेंशन किया गया कि जो गुड्स है वो जो इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी, आपको डिलीवर की जाएगी, पेमेंट भी जो इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी, जहाँ गुड्स डिलीवर पहले हो जाएगी और जो पेमेंट है वो बाद में हो जाएगी, तो वो एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट ही वो रन होगा। डेट इज़ टू से द सेलर शैल बी रेडी। अब यह कॉन्करेंट कंडीशन है। कॉन्करेंट कंडीशन का मतलब क्या है कि जो सेलर है शैल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजेशन ऑफ द गुड्स टू द बायर in exchange for the price, and the buyer shall be ready and willing to pay the price in exchange of the possession। तो डेफिनेटली जो सेलर है वो विलिंग चाहिए कि वो गुड्स जो है डिलीवर करना चाहता हो बायर को, और बायर जो है वो विलिंग होना चाहिए कि वो पेमेंट भी ऑन द स्पॉट करना चाहता हो। तो दैट इज़ द रीज़न कि इट्स अ कॉन्करेंट कंडीशन एंड दिस इज़ द जनरल रूल। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, वो एक्सेप्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पे डिपेंड करती है। देन वी हैव सेक्शन 33 आपके सामने है। सेक्शन 33 वहाँ पे लिखा है गुड्स जो है ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज एग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी। अब डिलीवरी कैसी है कैसी नहीं होनी चाहिए ये डिपेंड करता है पार्टीज़ के ऊपर। अगर पार्टी ने कह दिया कि भाई गुड्स जो है अगर वो आप मेरे फ्रेंड को दे दोगे, जो आपके पास सेलर के पास आएगा लेने के लिए, जैसे आप उसको दे दोगे तो वो ट्रीट की जाएगी कि सेलर ने डिलीवरी दे दी बायर को। तो वहाँ पर वर्ड लिखा है डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड, डिलीवरी मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज एग्रीज। तो यहाँ पर पार्टी ने क्या एग्री किया कि मेरे फ्रेंड आएगा आपके पास, वो गुड्स को आप उसको डिलीवर कर देना। तो एग्री के जैसे उसका एग्रीमेंट था उनके अकॉर्डिंग सेलर ने उसको फ्रेंड को दे दी, तो ये डिलीवरी मानी जाएगी। और विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द बायर और ऑफ एनी पर्सन ऑथराइज टू होल्ड दैम ऑन दिस बिहेव। डेफिनेटली जैसे ही आप उसको उसके फ्रेंड को गुड्स दोगे तो ये माना जाएगा कि जो बायर है वो ऑटोमेटिकली उस पोजेशन में आ जाएगा एंड ही इज़ ऑथराइज टू होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। जो उसका फ्रेंड है वो ऑन बिहाफ ऑफ द बायर उस गुड्स को होल्ड करके अपने पास रखेगा एंड एज ए बेली उसको मान के चलेंगे। एंड दैट पर्सन हिज फ्रेंड बीइंग एज ए बेली हैज़ ऑल द ड्यूटीज टू टेक केयर ऑफ द गुड्स लाइक अ प्रेजुडिस माइंड। जो उसका एक आम नागरिक अपनी गुड्स की जैसे वो देखभाल करता है, वैसे ही उसका फ्रेंड उसकी गुड्स की देखभाल करेगा जब तक वो बायर को हैंड ओवर नहीं करता। सेक्शन 34 क्या करे, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। अब पार्ट डिलीवरी का इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी द होल, ये इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर ऑफ टाइम्स इसमें क्वेश्चन पुट किए थे, नंबर ऑफ टाइम्स। मैंने 100 बैग्स बी को डिलीवर करने हैं एंड मैंने उसको 10 बैग डिलीवर किए हैं, लेकिन मैंने ये मान के चला है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सारे के सारे बैग है उसके ही हैं। तो लॉ कहता है जब पार्ट ऑफ डिलीवरी अब आप गुड्स किसी को डिलीवर कर रहे हो तो ये मान के चलेंगे कि अगर आपकी कोई इंटेंशन नहीं है बाकी की गुड्स को उसको पास करने की, तो ये जनरल रूल हम मान के चलेंगे कि गुड्स सारी की सारी डिलीवर हो गई हैं फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन द गुड्स एज डिलीवर ऑफ द होल। बट a delivery of part of goods with the intention of swearing it from the whole। लेकिन अगर सेलर जो है वो आपको पार्ट ऑफ गुड्स डिलीवर कर रहा है, उसकी इंटेंशन है कि मैं तब तक बाकी की गुड्स नहीं दूंगा जब तक बायर मुझे नहीं कहेगा, जहाँ बायर मुझे पेमेंट नहीं करेगा, तो डेफिनेटली वो पार्ट ऑफ गुड्स ही डिलीवर मानी जाएगी, वो सारी की सारी उसको डिलीवर नहीं माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है।
तो सेक्शन 35 बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी एंड दिस इज़ द जनरल रूल गाइज, प्लीज़ इसको ध्यान में रखना। नंबर ऑफ टाइम्स प्री में क्वेश्चन पुट किया जाता है कि जो डिलीवरी है वो कौन अप्लाई करेगा। तो सेलर ऑफ द गुड इज़ नॉट बाउंड टू डिलीवर दैम अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। ठीक है जी, जब तक बायर डिलीवरी के लिए अप्लाई नहीं कर देता तब तक सेलर आपको कैसे डिलीवरी कर देगा। आप मार्केट में जाते हो, आपने कहा कि सर, आप शॉप में जाके शॉपकीपर को कह रहे हो कि सर मुझे 1 kg जो है वो डालडा घी चाहिए, प्लीज़ 1 पैकेट मुझे दे दो। तो आप अप्लाई कर रहे हो ना कि मुझे डिलीवरी दे दो, तो तभी वो आपको निकाल के देगा। जब आप गए मार्केट में, आपने पूछा कि जो डालडा घी है उसका रेट क्या है, उसका प्राइस क्या है, वो आपको प्राइस बता देगा। आपने कौन सा कहा कि उसको डिलीवर करो, तो इसलिए वो सेलर इज़ नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू। तो जब तक बायर नहीं अप्लाई करता, दिस इज़ द जनरल रूल गाइज, तब तक सेलर इज़ जो है गया वो इज़ नॉट बाउंड टू डिलीवर दैम। तो ये जनरल रूल है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द एक्सेप्शन। तो कॉन्ट्रैक्ट में जैसा लिखा गया है तो उसके अकॉर्डिंग भी उसका जो है रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि सेलर को ही डिलीवर करनी है, बायर जो है वो नहीं करेगा उसको अप्लाई, तो डेफिनेटली इट इज़ द सेलर एंड इट इज़ हिज ड्यूटी टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर। तो यहाँ पर इसलिए ये जो जनरल रूल है, उसके बाद जो है नंबर ऑफ हमारे रूल्स डिलीवरी के लिए जो क्रिएट किए गए हैं। तो लाइक सेक्शन 36 जो है वहाँ पे लिखा है कि रूल्स एज टू डिलीवरी। डिलीवरी के रूल्स कैसे होंगे? गुड्स अगर आपको डिलीवर करने हैं सेलर ने बायर को डिलीवर करनी है गुड्स, तो उसके रूल्स कैसे होंगे? तो सेक्शन 36 वो डील कर रहा है कि वेदर इट इज़ फॉर द बायर टू टेक पोजेशन ऑफ द गुड्स और फॉर द सेलर टू सेंड देम टू द बायर इज अ क्वेश्चन डिपेंडिंग इन ईच केस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को चेक करेगी कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिलीवर करने की, कौन अप्लाई करेगा। वेदर इट इज़ अ सेलर who is bound to deliver to the goods to the buyer or it is the buyer who is bound to request the seller कि हाँ भाई मुझे डिलीवर कर दो गुड्स। तो लॉ कहता है कि ये तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स हैं उस पर डिपेंड करता है, और वो एक्सप्रेस भी हो सकती है वो टर्म्स, वो इम्प्लाइड भी हो सकती है बिटवीन द पार्टीज। सो अपार्ट फ्रॉम एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ऐसा कुछ भी, तो गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द सेल। जनरल रूल क्या है? अगर कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि डिलीवरी कहाँ होनी है, कौन करेगा, कौन ड्यूटी बाउंड डिलीवर करने की, तो डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो जनरल रूल है कि गुड्स जब सोल्ड की गई थी, जब उसको सेल किया गया था, और तब वो गुड्स जहाँ पर थी वहीं पर उसकी डिलीवरी मानी जाएगी। एंड गुड्स एग्री टू बी सोल्ड, जहाँ पर एग्री टू बी सोल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, एग्री टू सेल कॉन्ट्रैक्ट है, तो एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल में जब गुड्स जहाँ पर थी, जहाँ पर इफ़ दैट गुड्स इज इन एग्जिस्टेंस और एग्रीमेंट टू सेल है कि आप बाद में हम लोग सेल करेंगे, तो वो गुड्स जहाँ पर पड़ी हैं वहीं पे ही उसकी डिलीवरी मानी जाएगी। लेकिन अगर वो गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, जब उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, तो एट द प्लेस जहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पर उसको प्रोड्यूस किया जाता है, वो प्लेस ही डिलीवरी की मानी जाती है। तो ये प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखना। 36 जो फर्स्ट क्लॉज है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट। देन यू सेकंड क्लॉज, वहाँ पे वो लिखा वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर इज बाउंड। डेफिनेटली दिस इज द एक्सेप्शन गाइस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आपने मेंशन कर दिया कि सेलर ही बाउंड है, गुड्स जो है वो डिलीवर करेगा बायर को, बट वहाँ पर अगर आपने टाइम मेंशन नहीं किया कि कितने टाइम में वो जो सेलर है वो आपको डिलीवर करेगा, तो सेलर इज़ बाउंड टू सेंड देम विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने पास आराम से बैठ रखे। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में आपने सेलर को बाउंड कर दिया कि भाई आप गुड्स आप डिलीवर करोगे मुझे, मैं अप्लाई नहीं करूँगा, तो डेफिनेटली इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर विद इन अ रीजनेबल टाइम। एंड व्हाट इज द रीजनेबल टाइम? इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्लॉज क्या कह रही है कि द गुड्स एट द टाइम ऑफ द सेल आर इन पोजेशन ऑफ थर्ड पर्सन। ए ने बी को सेल किया, गुड्स सेल कर दिया, सपोज हॉर्स जो है वो सेल कर दिया, लेकिन वो जो हॉर्स है ए के फ्रेंड के पास है, बी के पास। ए ने सी को सेल कर दिया हॉर्स, लेकिन वो जो हॉर्स है वो बी के पास है। तो जब तक वो थर्ड पर्सन सी को ये एक्नॉलेज नहीं कर लेता, बायर को ये एक्नॉलेज नहीं करता कि सर मैं आपके बिहाफ पे गुड्स जो है अब होल्ड करके बैठा हूँ, आई एम नाउ राइट योर बेली,
तब उसकी डिलीवरी मानी जाएगी। अदरवाइज देयर इज नो डिलीवरी बाय द सेलर टू द बायर अनलेस एंड अनटिल सच थर्ड पर्सन एक्नॉलेज टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ, प्रोवाइडेड that nothing in this section shall affect the operation of the issue or transfer of any document or of title to the goods। यहाँ पे टाइटल ऑफ गुड्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात की गई है प्रोवाइजो में। अब गुड्स जो आपको डिलीवर करनी है वो तो ठीक है, अगर थर्ड पर्सन के पास है वो जब एक्नॉलेज करेगा तभी वो होगी, लेकिन ये जो थर्ड क्लॉज है यहाँ पर डॉक्यूमेंट इंक्लूड नहीं है। तो टाइटल ऑफ गुड्स अगर डॉक्यूमेंट है तो वो तो फिर डायरेक्टली आपको ए को सी को देना पड़ेगा। अगर कार सेल करनी है तो जो उसका टाइटल है आरसी है जो हमारी राइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो हमारा, वो तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा, चाहे कार आपके फ्रेंड के पास है तो डॉक्यूमेंट तो आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे ना। तो ये इसलिए प्रोवाइजो ऐड कर दी वहाँ पर। देन वी हैव अ फोर्थ क्लोज क्या कह रही है कि डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी में बी ट्रीटेड एज इनफेक्चुअल अनलेस मेड एट अ रीजनेबल आवर्स। व्हाट इज द रीजन आवर इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो ये डिमांड की बात की गई है। अगर कोई पर्सन डिमांड नहीं करता डिलीवरी के लिए वो ऑटोमेटिकली इनफेक्चुअल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको रीजनेबल आवर्स के अंदर ही आपको डिमांड करनी है, रीजनेबल टाइम के अंदर ही आपको डिमांड करनी है। तो रीजनेबल जो टाइम है वो बेसिकली क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, वो डिपेंड करता है हर केस के ऊपर, ये वेरी करता रहता है केस के सर्कमस्टांसेस के ऊपर। फिफ्थ क्लॉज कह रही क्या है कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड जो एक्सपेंसेस होंगे ऑफ एंड इंसिडेंटल टू पुट द गुड्स इनटू डिलीवर्ड स्टेट शैल बी बोर्न बाय द सेलर। अगर आप जाते हो गाइज शॉप में, आपने शॉपकीपर को कहा कि मुझे 10 kg शुगर चाहिए, तो वो शुगर जो आपके हाथ में तो डेफिनेटली डायरेक्टली डालेगा नहीं, वो तो किसी पॉलीथीन में डाल के फिर ही देगा ना। तो जो पॉलीथीन का खर्चा होगा वो सेलर का होगा। तो द एक्सपेंसेस ऑफ एंड इंसिडेंटल टू पुटिंग द गुड्स इनटू डिलीवर्ड स्टेट शैल बी बोर्न बाय द सेलर। वो आप सेलर जो होगा वो जो है सारे एक्सपेंसेस बेयर करेगा। डैट मीन्स पॉलीथीन का खर्चा जो सेलर पे करेगा, वो हमसे नहीं लेगा कि हाँ भाई अगर आपको पॉलीथीन चाहिए तो आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। भाई शुगर तो पॉलीथीन में डालोगे ना आप, अब मेरे हाथ में कैसे डाल दोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए सेलर जो है एक्सपेंसेस वो उठाएगा। देन जो इम्पॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, काफ़ी मेन में पूछा जाता है, नंबर ऑफ टाइम्स इसको पूछा गया है, इसको प्लीज़ आप ध्यान में रखना। दैट इज़ अ डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। जब सेलर जो है वो डिलीवर करता है बायर को क्वांटिटी ऑफ गुड्स लेस देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल। बायर ने सेलर को कहा था कि मुझे 100 बैग्स चाहिए ऑफ वीट, लेकिन सेलर उसको लेस क्वांटिटी सेल करता है। डैट मीन्स 70 बैग्स उसको सेल कर देता है, उसको डिलीवर करता है। तो जहाँ तो बायर रिजेक्ट कर देगा भी मैं क्यों इसको एक्सेप्ट करूँ, मैंने तो 100 कहा था आपको, आप मुझे 70 भेज रहे हो। तो जहाँ तो वो बायर रिजेक्ट कर देगा, लेकिन बायर के पास ऑप्शन है कि अगर वो 70 बैग्स ऑफ वीट एक्सेप्ट करता है तो उसको रीजनेबल प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट रेट जो उसका प्राइस का वो 70 बैग्स का देना ही पड़ेगा। ही हैज़ टू पे फॉर द 70 बैग्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट रेट। सेकेंड क्लॉज ऑफ सेक्शन 37 सेज कि अगर सेलर डिलीवर कर रहा है बायर को क्वांटिटी ऑफ गुड्स लार्जर देन ही कॉन्ट्रैक्टेड, मैंने उसको 100 बैग्स ऑफ वीट कहा था, उसने मुझे 140 बैग्स ऑफ वीट भेज दिए। अब बायर जा तो एक्सेप्ट कर लेगा गुड्स, जो 100 बैग्स है मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, बाकी जो 40 बैग्स है वो उसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। जहाँ मैं सारी की सारी गुड्स रिजेक्ट कर सकता हूँ, मेरे पास ये भी राइट है। लेकिन अगर मैंने सारे गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट रेट के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह सकता कि 40 जो बैग्स हैं उसके मैं कम पैसे दूंगा, वो मुझे, अगर मैं सारी की सारी एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट रेट के अकॉर्डिंग ही मुझे 40 बैग्स के भी उसके भी पेमेंट करनी पड़ेगी। थर्ड क्लॉज, अगर सेलर जो है वो डिलीवर करता है बायर को ऐसी गुड्स जो मिक्स्ड विद द गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन की हैं। मैंने कंपनी की डिमांड की थी, उसने 2 कंपनी के भेज दिए अलग अलग मिक्स करके, तो मेरे पास राइट क्या है? बायर बिंग जो है वो उसके पास राइट है, चाहे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा गुड्स जो उसके अकॉर्डिंग विच आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट, या फिर वो सारी की सारी रिजेक्ट कर सकता है। अगर मैंने कहा कि मुझे जो बेसिकली जो साइकिल है, बाईसाइकिल है, वो मुझे हीरो के चाहिए, मुझे दूसरी कंपनी की नहीं चाहिए, लेकिन उसने जो मेरी डिमांड थी 50 साइकिल की, अगर उसने 25 जो बाईसाइकिल्स हैं वो हीरो कंपनी के भेज दिए और 25 जो बाईसाइकिल वो किसी और कंपनी के भेज दिए, तो मेरे पास राइट क्या है? मैं वो 25 जो है वो मैं रख लूँगा, बाकी के रिजेक्ट कर दूँगा। जहाँ मैं सारा का सारा रिजेक्ट कर सकता हूँ कि भाई इसको वापस ले जाओ, आप कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डिलीवरी नहीं कर पाए।
Fourth clause says the provision of this section, I'm just talking about section 37, are subject to any usage of trade, special agreement or course of dealing between the parties. तो लॉ कहता है ये बेसिकली जो डिलीवरी है वो अकॉर्डिंग टू यूसेज भी जो है वर्कआउट करेगी। अगर स्पेशल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज हुए हैं, राइट, उनका ट्रेड जो है उनके वहाँ पर उनका जो कोर्स ऑफ डीलिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो कैसे डील करते हैं। क्या वो हमेशा वो पार्ट डिलीवरी एक्सेप्ट कर लेता बायर? अगर वो पहले भी कर लेता था तो बात खत्म, अब भी करेगा तो वहाँ पर जनरल रूल नहीं आएगा। फिर वो उनके फिर ट्रेड जो उनके स्पेशल एग्रीमेंट या कोर्स ऑफ डीलिंग है वो वर्कआउट करेगी यहाँ पे। देन वी हैव सेक्शन 38 दैट इज इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। भाई इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, अगर आप शॉप में जाते हो, आप कहते हो कि सर मुझे 2 kg जो है शुगर चाहिए, वो आपको शॉपकीपर क्या कहेगा कि नहीं मैं आपको 2 kg डायरेक्टली नहीं दूंगा, मैं आपको 200 ग्राम्स देता रहूँगा, डेली आके ले जाओ। मतलब मैं पागल हूँ? मैं 2 kg लेने आया हूँ और आप मुझे कह रहे हो कि इंस्टॉलमेंट में दूंगा, तो ये तो गलत बात है। तो डेफिनेटली बायर ऑफ द गुड इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी देयर ऑफ बाय इंस्टॉलमेंट। तो बायर जो है कभी भी वो बाउंड नहीं होता कि वो डिलीवरी में एक्सेप्ट करे गुड्स अनलेस अदरवाइज एग्रीड। लेकिन अगर दोनों पार्टीज में एग्रीमेंट हुआ है कि मैं जिसमें बायर जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मुझे डिलीवरी जो है वो पार्ट डिलीवरी भी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बात खत्म। सेकंड क्लॉज क्या कह रही है? वेयर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स टू बी डिलीवर्ड बाय स्टेटेड इंस्टॉलमेंट्स। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जिसमें मेंशन किया गया जो डिलीवरी है वो इंस्टॉलमेंट में होगी, विच आर टू बी सेपरेटली पेड फॉर, और उसकी जो पेमेंट है जैसे जैसे डिलीवरी होगी वैसे वैसे उसकी पेमेंट होगी। एंड द सेलर मेक्स नो डिलीवरी, सेलर ने कोई डिलीवरी की नहीं, जहाँ डिफेक्टिव डिलीवरी कर दी इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 और मोर इंस्टॉलमेंट में, जहाँ बायर निगलेक्ट कर रहा है, वो रिफ्यूज़ कर रहा है कि मैं तो पे नहीं करूँगा जब उसके पास इंस्टॉलमेंट पहुँची। तो ये क्वेश्चन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि बेसिकली इस सिचुएशंस में जब जो सेलर है जब सेलर है वो ब्रीच कर रहा है, जब बायर है जब वो ब्रीच कर रहा है किसी इंस्टॉलमेंट के रिगार्डिंग पेमेंट नहीं कर रहा, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि जो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो जाएगा, होल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ जो ब्रीच की गई है सिर्फ वही उसकी जो है उसके रिगार्डिंग जो दूसरी पार्टी अपोजिट पार्टी वो कंपनसेशन क्लेम करेगी, बट नॉट टू राइट टू ट्रीट द होल कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन राइज होते हैं। क्या अगर सेलर जो है वो ब्रीच कर रहा है, 4th जो इंस्टॉलमेंट देनी थी उसको वो नहीं दे पाया, क्या बायर उसको सारे कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है? सेकंड, अगर वो सिंगल ब्रीच मानी जाती है तो डेफिनेटली उस सिचुएशंस में जो बायर है वो सिर्फ कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, उसके पास राइट नहीं है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट को वो रेपुडिएट करे। इन दोनों राइट्स जो हैं वो दोनों राइट्स डिपेंड करते हैं कि उनके एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट किस टर्म के ऊपर हुआ है। अगर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया गया है कि भाई अगर कोई भी पार्टी इंस्टॉलमेंट या ब्रीच करती है इंस्टॉलमेंट में या पेमेंट नहीं करती इंस्टॉलमेंट की बायर, तो सारा का सारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेपुडिएट माना जाएगा। तो इट डिपेंड अपॉन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट प्लीज इसको ध्यान में रखना कि ये जो 38 सेक्शन है इट अनलेस अदरवाइज एग्रीड वर्ड यूज़ किया गया है। तो जब भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप उसको रेपुडिएट कर सकते हो, तो ये फिर राइट आपको मिल जाता है, आप सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हो। सेक्शन 39 डिलीवरी टू कैरियर और वारफिंगर्स, वेयर इन पर्सन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेलर इज ऑथराइज, सेलर को ऑथराइज कर दिया कि भाई आप गुड्स जो है वो बायर को सेंड करोगे। तो भाई डिलीवरी ऑफ गुड्स अगर सेलर कैरियर को दे रहा है, अगर बायर ने उसका नाम बता दिया कि हाँ भाई इस पर्सन को मैं भेज रहा हूँ, इसको आप डिलीवरी कर दो, तो कैरियर को आप डिलीवरी कर रहे हो, तो सेलर ने उस कैरियर को डिलीवरी कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर और डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द वारफिंगर फॉर द सेफ कस्टडी इज अ प्रिमा फसाई डीम टू बी अ डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बायर। हम इसको मान के चलेंगे कि ये बायर को डिलीवरी हमने कर दी, चाहे वो बायर को अभी पहुँची नहीं है गुड्स, क्योंकि वो कैरियर को दी है। कौन से कैरियर को? जिसको वेदर नेम्ड बाय बायर और नॉट, चाहे वो बायर ने उसको मेंशन कर दिया था कि हाँ भाई आप इसी कैरियर को आप बताओगे, जहाँ सेलर ने खुद चूज़ कर दिया कैरियर कि हाँ भाई मैंने इसी कैरियर के थ्रू जो गुड्स है वो सप्लाई करनी है। तो द मोमेंट गुड्स कैरियर को दी जाती है, वारफिंगर को दी जाती है, तो ये मान के हम चलते हैं कि प्रीमा फसाई हम लोग ये डीम टू बी कि ये डिलीवरी हो चुकी है बायर को। लेकिन अनलेस अदरवाइज ऑथराइज्ड बाय द बायर, अगर बायर ने ऑथराइज नहीं किया सेलर को, तो सेलर शैल मेक सच कॉन्ट्रैक्ट विद द कैरियर। तो जो सेलर होगा वो कैरियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वारफिंगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा बायर के बिहाफ पे,
and as may be reasonably having regard to the nature of the goods and the circumstance of the case, if the seller omit to do so and the goods are lost। तो ये important है क्योंकि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि अनलेस अदरवाइज ऑथराइज्ड बाय द बायर, अगर बायर ने ऑथराइज नहीं किया तो जो सेलर है वो खुद कॉन्ट्रैक्ट करेगा कैरियर के साथ, वारफिंगर के साथ, बायर के बिहाफ पे, एज में बी रीजनेबल हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ गुड्स, क्योंकि डेफिनेटली गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस कैरियर के थ्रू हम लोग भेजेंगे। अगर वो ऑयल है ना लार्ज क्वांटिटी में, तो डेफिनेटली हम लोग को टैंकर यूज़ करेंगे जिसमें ऑयल डाला जाता है। तो ये इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। तो ये सेलर डिसाइड करेगा, सेलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा कैरियर के साथ, डिपेंड करता है कि वो किस नेचर का केस है। ये द सेलर ओमिट टू डू सो, अगर वो सेलर ओमिट करता है, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा, प्रॉपर कैरियर नहीं करता और जो गुड्स हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, तो बायर जो है वो डिक्लाइन कर सकता है, वो डिलीवरी लेने से मना कर सकता है। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि जो जब भी अगर बायर ने ऑथराइज़ नहीं किया किसी कैरियर को कि हाँ भी आप डिलीवरी लेके आओ, तो डेफिनेटली जो सेलर है वो खुद कैरियर जो है वो सिलेक्ट करेगा और वो जो कैरियर है वो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करेगा। तो डेफिनेटली अगर मुझे ऐसी गुड्स हैं जो सिर्फ शिप के थ्रू ही जो बायर को दी जा सकती है, तो डेफिनेटली मुझे शिप के थ्रू ही अब भेजनी पड़ेगी। मैं किसी वे को यूज़ नहीं कर सकता किसी और कि मैं रेलवे के थ्रू भेज दूँगा। तो अगर मैं रेलवे के थ्रू भेजूँगा, जो गुड्स थ्रू शिप जानी थी, मुझे पता है कि वो शिप के अलावा किसी और अगर कैरियर के थ्रू मैं अगर भेजूँगा तो वो गुड्स जो डैमेज हो सकती हैं। तो इन स्पाइट ऑफ डैट अगर मैं वो दूसरा मोड यूज़ कर रहा हूँ, मेथड यूज़ कर रहा हूँ उसको डिलीवरी करने के लिए, तो अगर वो गुड्स जो हैं वो अगर ख़राब हो जाती हैं तो डेफिनेटली जो बायर है वो डिक्लाइन कर सकता है डिलीवरी लेने के लिए, एंड मे होल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल इन डैमेजेस। थर्ड क्लॉज, अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड्स आर where goods are sent by the seller to the buyer by a route involving sea। अगर ऐसी गुड्स हैं जो थ्रू सी ट्रांजिट करनी थी बायर को, तो ये इंपॉर्टेंट है कि उन गुड्स को इंश्योर किया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हाँ भी शिप जो है वो रास्ते में समुद्र में जाते हुए वो सिंक हो जाए तो वो डूब जाए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो लॉ कहता है कि ऐसी सिचुएशंस में हमेशा जो है जो गुड्स हैं उनको इंश्योर किया जाएगा। तो सेलर शैल गिव सच नोटिस टू द बायर कि भाई आप गुड्स को इंश्योर करवा लो, टू मे इनेबल हिम टू इंश्योर दैम ड्यूरिंग सी ट्रांजिट। अगर वो जो सेलर है वो नोटिस नहीं देता बायर को, तो डेफिनेटली जो गुड्स अगर वो फिर जो सेलर की रिस्क पे वो गुड्स होगी, अगर वो ख़राब हो जाएंगी, अगर डूब जाएंगी, अगर वो सिंक हो गया जो जहाज है, शिप है, तो डेफिनेटली सेलर जो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये नोटिस देना बायर को ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यहाँ पे मैंडेटरी है, ताकि बायर को हम लोग ये कह सकें भाई आपको अपनी गुड्स को इंश्योर करवा लो, मैं कल इसको अपलोड कर दूँगा, इसको लोड कर दूँगा। तो सेक्शन 40 सेज द रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टेंस प्लेस, दूसरी जगह पे हमने गुड्स भेजनी है, तो यहाँ पे बोर्ड लिखा है वे द सेलर जो है ऑफ गुड्स एग्री टू डिलीवर, जहाँ पर सेलर एग्री कर रहा था कि मैं अपने ही रिस्क पे गुड्स जो है दूसरी प्लेस पे भेजूंगा, तो डेट्स इट द बायर नेवरदलेस अनलेस अदरवाइज एग्रीड टेक एनी रिस्क। तो डेफिनेटली बायर क्यों रिस्क लेगा उस गुड्स के रिगार्डिंग जो नेसेसरली इंसिडेंटल टू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिट है कि हाँ भी वो होंगे। तो यहाँ पे बायर जो है शैल नेवरदलेस अनलेस अदरवाइज एग्रीड टेक एनी रिस्क, तो बायर बिल्कुल रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि वो जो सेलर है वो उसी के रिस्क के ऊपर डिपेंड है। अगर वो खुद अपने जो है अपने रिस्क पे अगर वो डिलीवर कर रहा है बायर को, तो डेफिनेटली जो सेलर है वो उस रिस्क को खुद उठाएगा गुड्स के रिगार्डिंग। सेक्शन 41 बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स, जब भी गुड्स डिलीवर होती है बायर को, अगर बायर ने प्रीवियसली उसको एग्जामिन नहीं किया तो ही इज़ नॉट डीम्ड टू हैव अ सेपरेट, तब तक हम वो गुड्स को एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा जब तक हम लोग अपॉर्चुनिटी नहीं दे देते बायर को कि सर आप प्लीज़ अपनी गुड्स को बल्क गुड्स के साथ चेक कर लो। तो second clause, unless otherwise agreed, when the seller tender deliver goods to the buyer, he is bound on request, seller is bound on the request of the buyer to afford the buyer reasonable opportunity of examining the goods for the purpose of ascertaining whether कि goods जो हैं वो according to contract हैं कि नहीं हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा राइट दिया गया है बायर्स को, तो प्लीज़ ध्यान में रखना। सेक्शन 42 बायर एक्सेप्ट कब करेगा
गुड्स को, तो बायर जो है इज़ डीम टू है एक्सेप्टेड द गुड्स व्हेन ही इंटीमेट टू द सेलर कि भाई मैंने एक्सेप्ट कर लिया जो आपने गुड्स भेजी थी। तो जब एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। लेकिन व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू हिम, एंड अगर वो कोई एक्ट नहीं करता जहाँ व्हेन ही एंड व्हेन द बायर डज एनी एक्ट इन रिलेशन टू दैम विच इज़ इनकंसिस्टेंट विद द ऑनरशिप ऑफ सेलर। सेलर ने बायर को कपड़ा भेजा कि इसको आप एक्सेप्ट कर, आप प्लीज़ आप अपनी एक्सेप्टेंस दे देना जब आपको ये डिलीवर होगा। तो व्हाट हैपन, बायर ने उस कपड़े को स्टिचिंग कर लिए टेलर को दे दिया। तो ये जो मतलब अब तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो जो एक्ट कर रहा है बायर उसको टेलर को दे रहा है स्टिचिंग के लिए, तो वो एक्ट माना जाएगा इम्प्लाइडली कि जो बायर है उसने वो गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो ही रिटेन द गुड्स विदाउट इंटीमेटिंग टू द सेलर बट एंड दैट ही हैज़ रिजेक्टेड। अगर वो उसको इंटीमेट नहीं कर रहा तो बात खत्म, विद इन अ रीजनेबल टाइम ये मान के चलेंगे हम लोग। अगर वो विद इन रीजनेबल टाइम अगर बायर उसको इंटीमेट नहीं करता कि मैंने गुड्स को एक्सेप्ट किया जाए, रिजेक्ट किया है, तो विद इन रीजनेबल टाइम ये हम लोग मान के चलेंगे कि जो बायर है उसने उस गुड्स को एक्सेप्ट ही कर लिया है। सेक्शन 43, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। भाई मैंने अगर गुड्स को रिजेक्ट कर दिया तो मैं उस गुड्स को वापस नहीं भेजूंगा, वो आप खुद ही लेके जाओगे। तो अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जनरल रूल क्या है कि वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर और बायर रिफ्यूज़ कर दिया उसको एक्सेप्ट करने के लिए, एंड हैविंग द राइट टू डू सो, और वहाँ पर बायर का राइट था उसको रिफ्यूज़ करने का और वो अपना राइट यूज़ कर रहा है, तो डेफिनेटली बायर जो है वो बाउंड नहीं है कि वो रिटर्न करेगा गुड्स सेलर को। बट वो सफिशिएंट है कि अगर वो इंटीमेट कर दे सेलर को कि भाई मैंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, मैं डिलीवरी नहीं ले रहा, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि आपने एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट मुझे डिलीवरी नहीं दी, तो बात खत्म। वो सारा का सारा जो एक्सपेंसेस है वापस लेके जाने का गुड्स वो सेलर का होगा। एट द एंड लास्ट सेक्शन दैट इज़ लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर निगलेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर सेलर रेडी है गुड्स भेजने के लिए, विलिंग है डिलीवर्ड द गुड्स एंड रिक्वेस्ट द बायर की भाई आप डिलीवरी ले लो, लेकिन बायर है डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, गुड्स की डिलीवरी नहीं ले रहा, तो ये जो बायर है ही इज़ लायबल टू द सेलर फॉर एनी लॉस जो ओकेजन बाय हिज निगलेक्ट और रिफ्यूज़ल है। अगर बायर की नेग्लिजेंसी के कारण, उसकी रिफ्यूज़ल के कारण अगर गुड्स लॉस हो गए या उसको डैमेज हो गया, तो ये जो बायर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा सेलर को, वो कंपनसेट करेगा उस गुड्स के रिगार्डिंग, एंड ऑल्सो फॉर अ रीजनेबल चार्ज फॉर द केयर एंड कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन गुड्स। तो डेफिनेटली अगर उसने जो सेलर है उसने उसकी प्रॉपर केयर किया गुड्स की, तो उस केयर जो की है प्रॉपर उसका चार्ज का एक्सपेंसेस भी जो सेलर है वो बायर से लेगा। लेकिन प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ द सेलर विद द नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑफ द बायर टू टेक डिलीवरी अमाउंट टू रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर रिफ्यूज़ल जो है वो रेपुटेशन कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अगर सपोज अगर उसने रिफ्यूज़ कर लिया तो इट अमाउंट टू रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में जो सेलर के राइट हैं उसको फर्दर सेल करने के, कंपनसेशन करने के, वो जो राइट्स हैं सेलर के वो एज इट स्टैंड करते कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वे प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ द सेलर। राइट के जो सेलर के राइट है उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है इन पूरे सेक्शंस में, जहाँ पर बायर जो है वो रिफ्यूज़ कर रहा है, निगलेक्ट कर रहा है डिलीवरी लेने से, तो उसको रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान के चलेंगे। और उसके रिगार्डिंग जो सेलर है ही हैज़ अ राइट टू रीसेल द गुड्स, और इन केस ऑफ डेफिशिएंसी इन द, अगर वो डेफिशिएंसी हुई है तो वो उस केस में बायर को जो है वो सूट फाइल करके उसे कंपनसेशन दे सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर जो हमने सेक्शन 31 ऑनवर्ड सेक्शन 44 तक किए हैं। दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेरेट लैंग्वेज आई थिंक सफिशेंट। अगर आप बेरेट लैंग्वेज को समझ चुके हो तो डेफिनेटली उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बेरेट लैंग्वेज इज़ इंपॉर्टेंट, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारा जो सेल्स का गुड है मैं सिर्फ बेरेट लैंग्वेज से आपको करवा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ आप डिस्कस कर लेना, कमेंट कर देना एंड शेयर करते रहो ताकि दूसरे पर्सन्स भी इनका बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी।